न्यूज ट्रे की यह आज की कहानी किसी एक अपराधी की जीवनी नहीं है। यह सत्ता की गलियारों में पसरी उस चुप्पी की कहानी है जहां प्रभाव प्रतिष्ठा बन जाता है, प्रतिष्ठा वैधता बन जाती है और वैधता धीरे धीरे जवाबदेही को निगलने लगती है। यह दस्तावेजी कथा उस नाम से शुरू होती है जिसने दुनिया को झकझोर दिया, जेफरी एपस्टीन। लेकिन इसकी गूंज उससे कहीं आगे जाती है, अदालतों तक, बैंकों तक, राजधानियों तक और अंत में भारत तक, जहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि नैतिकता आखिर किसकी प्रतीक्षा करती है। एपस्टीन का जीवन बाहरी तौर पर वैभव का एक चमकदार कोलाज था। निजी विमान, विदेशी द्वीप, उच्च वर्गीय समारोह, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से निकटता और धनाढ्य व्यक्तियों के साथ संबंध। उसने अपने लिए जो छवि गढ़ी वह थी एक विशिष्ट वित्तीय रणनीतिकार। लेकिन अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार उसी छवि के पीछे एक संगठित यौन शोषण नेटवर्क संचालित हो रहा था। आरोप यह थे कि नाबालिग लड़कियों को पैसे और अवसर के प्रलोभन से बुलाया जाता, फिर उनका यौन शोषण किया जाता और कुछ को अन्य लड़कियों को लाने के लिए प्रेरित किया जाता। यह केवल अपराध नहीं था, यह संरचित तंत्र। जब अपराध ढांचे में बदल जाता है तो वह व्यक्तिगत विकृति नहीं रहता, वह सिस्टम की परीक्षा बन जाता है। यहाँ से कहानी सेक्स से आगे बढ़कर फाइनेंस और सत्ता के संगम तक पहुंचती है। 2008 वह मोड़ था जिसने पहली बार इस पूरे प्रकरण को नैतिक विस्फोट में बदला। एक विवादित समझौते के तहत एपस्टीन को सीमित सजा मिली। बाद में न्यायिक टिप्पणी में कहा गया कि पीड़ितों को पर्याप्त सूचना नहीं दी गई। यही वह क्षण था जब न्याय और प्रभाव के बीच की रेखा धुंधली दिखाई देने लगी। क्या कानून का व्यवहार सभी के लिए समान था या प्रभाव का वजन तराजू को झुका रहा था? पत्रकारिता की दृष्टि से यही वह क्षण था जहां कथा अपराध से उठकर संस्थागत प्रश्न में बदल गई। 2019 में संघीय गिरफ्तारी ने यह संकेत दिया कि मामला पुनः खुल चुका है। अभियोजन के दस्तावेजों में आरोपों का विस्तृत विवरण सामने आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब अदालत में जिरह होगी, नेटवर्क की परतें खुलेंगी, गवाहियां दर्ज होगी। लेकिन अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की जेल में एपस्टीन मृत पाया गया, आधिकारिक तौर पर आत्महत्या घोषित। जेल प्रबंधन की विफलताओं पर बाद में विस्तृत रिपोर्ट आई, निगरानी में कमी, प्रोटोकॉल में त्रुटि, प्रशासनिक चूक। हत्या का प्रमाण स्थापित नहीं हुआ पर संस्थागत असावधानी का दस्तावेजी प्रमाण मौजूद रहा। यह घटना मुकदमे की धुरी को बदल गई। मुख्य आरोपी अदालत में बोलने से पहले ही इतिहास बन गया। उसकी सहयोगी मैक्सवेल पर मुकदमा चला और उसे दोषी ठहराया गया, 20 वर्ष की सजा। यह निर्णय इस पूरे प्रकरण में न्याय का ठोस स्तंभ बनकर उभरा। इससे यह साफ हुआ कि नेटवर्क केवल कल्पना नहीं था, परंतु मुख्य आरोपी की अनुपस्थिति में अनेक प्रश्न शेष रह गए। वित्तीय आयाम भी उतना ही तीखा था। कुछ प्रमुख बैंकों ने भारी रकम के सिविल समझौते किए। यह आपराधिक दोष सिद्धि नहीं थी, पर यह संकेत था कि संस्थागत स्तर पर जोखिम संकेतों की अनदेखी हुई। पत्रकारिता की भाषा में कहें तो यह वित्तीय अनुपालन की नैतिक परत का परीक्षण था। फिर 2025 और 2026 में दस्तावेजों का विशाल खुलासा हुआ। लाखों पृष्ठ, हजारों रिकॉर्ड, संपर्क, यात्रा विवरण। यह दस्तावेजी विस्फोट था। यहाँ एक सूक्ष्म अंतर आवश्यक है। दस्तावेज में नाम होना आरोप और संकेत हो सकता है, पर निर्णय नहीं। अदालतें साक्ष्य पर चलती हैं, सुर्खियां नहीं। लेकिन जब प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम संदर्भों में दिखते हैं तो जनविश्वास का तापमान बदलता है। यही वह क्षण है जब राजनीति, मीडिया और नैतिकता एक साथ मंच पर आ खड़े होते हैं। भारत में भी यही हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वीकार किया कि वे एपस्टीन से मिले थे, पर उन्होंने साफ किया कि यह औपचारिक संदर्भ था और किसी आपराधिक गतिविधि से उनका संबंध नहीं था। यहाँ प्रश्न कानूनी कम और नैतिक अधिक है। क्या एक सिद्ध यौन अपराधी से दूरी बनाना नैतिक अपेक्षा नहीं है? क्या केवल यह कहना पर्याप्त है कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ? उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम भी विमर्श में आया। वे सार्वजनिक पद पर नहीं है, इसलिए इस्तीफे का प्रश्न नहीं उठता, पर प्रतिष्ठा स्वयं उत्तरदायित्व है। यदि संवाद का उल्लेख हो तो पारदर्शिता अपेक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कुछ संदर्भों में चर्चित हुआ। यहाँ यह आवश्यक है कि अपुष्ट दावों और दस्तावेजी प्रमाणों में अंतर रखा जाए। सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए नैतिकता का अर्थ यह है कि संदेह को लंबित न रहने दिया जाए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नाम भी राजनीतिक बहस में जोड़ा गया, परंतु बिना दस्तावेजी आधार के किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति पर निष्कर्ष थोपना हमारे मर्यादा के विरुद्ध है। इस पूरी कथा में एक और मानवीय आयाम जुड़ा।
भारत में स्थित एक संभावित पीड़िता का संदर्भ। यदि कोई भारतीय नागरिक इस अपराध की शिकार रही हो तो प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी पहचान की रक्षा और सहायता सुनिश्चित करना है। यहाँ राजनीति नहीं, संवेदनशीलता केंद्र में होनी चाहिए। अब मूल प्रश्न, क्या भारत में नैतिक इस्तीफों की परंपरा लगभग समाप्त हो गई है? इतिहास में उदाहरण मौजूद है। लाल कृष्ण आडवाणी ने हवाला प्रकरण में नाम आने पर पद छोड़ा था, जबकि दोष सिद्ध नहीं हुआ था। अशोक चव्हाण ने आदर्श प्रकरण में जांच के दौरान पद छोड़ा। पवन कुमार बंसल ने रिश्तेदार पर आरोप लगने पर इस्तीफा दिया। ये उदाहरण बताते हैं कि कभी नैतिक दबाव पर्याप्त था, आज परिदृश्य बदल गया है। अब इस्तीफा अधिकतर कानूनी संकट या राजनीतिक गणित पर निर्भर करता है या लगभग ना के बराबर होता है। सुरेश प्रभु के बाद शायद किसी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की ना सोची और ना कभी किसी ने दिया। पत्रकारिता की दृष्टि से देखें तो यह केवल व्यक्तियों की कहानी नहीं, यह उस संक्रमण का दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक जीवन की नैतिकता कानूनी न्यूनतम तक सीमित होती दिखती है। कानून कहता है प्रमाण दो, नैतिकता कहती है स्पष्ट करो, राजनीति कहती है थोड़ा इंतजार कर लो। एपस्टीन प्रकरण हमें यह बता रहा है कि अपराध तब दीर्घायु होता है जब समाज प्रभाव से चकाचौंध हो जाता है, जब प्रतिष्ठा प्रश्नों को स्थगित कर देती है, जब संस्थाएं चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करती है। भारत में यह प्रश्न केवल इस प्रकरण तक सीमित नहीं है, यह व्यापक है। यदि किसी सार्वजनिक व्यक्ति का नाम किसी विवादित अंतर्राष्ट्रीय फाइल में आता है तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इस्तीफा हर बार समाधान नहीं, पर मौन भी समाधान नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है, और विश्वास तब बनता है जब सत्ता पारदर्शिता को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा मानती है। यह दस्तावेजी कथा किसी निष्कर्ष पर विराम नहीं लगाती, यह केवल एक आईना है। इस आईने में एक अपराधी का चेहरा दिखता है, उसके पीछे वित्तीय संरचनाएं दिखती हैं, उसके आसपास सत्ता की छाया दिखती है, और अंत में नागरिक का प्रश्न भी दिखता है। क्या नैतिकता कानून के बाद आएगी या उससे पहले? इतिहास अक्सर अपराधी को नहीं, व्यवस्था की प्रक्रिया को याद रखता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे तीखा वाक्य है कि आखिर नैतिकता क्या भारत की सियासत में अभी बाकी है? अगर बाकी है तो नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफे देने वाला प्रचलन आखिर कहाँ? नाम आना, मुलाकात की बात स्वीकार करना, क्या किसी मंत्री के लिए नैतिकता के आधार पर अपराध मानकर इस्तीफा देने की गुंजाइश रखता है क्या? यह सवाल अपने आप में बहुत, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा बड़ा और कठिन। देगा कौन? राम जाने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।